आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश आप इस वक्त देख रहे हैं। विधायक जी, हमारे इस प्रोग्राम के तहत हम बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और लगातार उम्मीदवारों से कर रहे हैं बातचीत, ताकि आप अपने विधायक की क्वालिटी दरअसल उनमें भी खोज सके। फिलहाल हम पहुंचे विधानसभा संख्या 172 बिहार शरीफ, जिला नालंदा, और यहां से महागठबंधन के बहुत ही तगड़े उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं। उमेर खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल उनका करेंगे, लेकिन उससे पहले इस विधानसभा की थोड़ी सी बारीकी गहराई में आपको समझा देता हूं। मामला दरअसल यह है कि जब हम बिहार शरीफ में दाखिल हुए, एंटर हुए, पलायन का दंश झेलते उदास चेहरे हमें नजर आए। ट्रैफिक से निजात मांगती वो अवाम, जिनके चेहरों पर मायूसी के साथ साथ एक गुस्सा भी था और परिवर्तन और लहर और बदलाव की वो मांग भी कर रहे, क्योंकि 20 साल से दरअसल जहां पर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुनील जी, नाम उनका भले ही सुनील हो, लेकिन काम दरअसल 20 साल में उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं जिससे जनता खुश होती नजर आए। लेकिन क्या है मौजूदा सूरत हाल? 11:45 का यह वक्त है। वॉर रूम कांग्रेस पार्टी का सजा हुआ है, चर्चाएं लगातार जारी है और लग भी रहा है कि इस बार माहौल बिहार शरीफ में महागठबंधन का साफ तौर पर है। उमेर खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। चर्चा में आप मुंसिफ टीवी के जुड़े हैं, कीमती वक्त भी दिया है। किस तरह का है माहौल और चुनाव प्रचार में आपको पर्सनली क्या मजा आ रहा है? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं जो रहुई प्रखंड है वहाँ 16 पंचायत है और यहाँ के 46 वार्ड है। मैंने इतने दिनों में दोनों जगह जाके जो पब्लिक से मिला हूँ, और यहीं के नीतीश कुमार जी हैं, पिछले 20 साल से बरसरे इख्तिदार हैं। मगर नालंदा की सड़कें जो स्वच्छ भारत का नाम लेते हैं मोदी जी, आप जाइए रहुई के गांव में, अगर आंख खोल के नहीं चलिएगा तो समझ में आ जाएगा कि स्वच्छ भारत का डेफिनेशन क्या है। अभी भी गरीबों के सर पे छत नहीं है, नालंदा में सड़क नहीं है, नाली का पानी गिर रहा है। तो आप सोचिए जब नालंदा का ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या हाल होगा। दरअसल नाजरीन, मैं आपको ये भी एक बात जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा। उमेर खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाए थे और पूरे देश की सड़कों को अपने कदमों से दरअसल नाप भी दिया था। इसीलिए पार्टी ने भरोसा जताया, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। 1985 के बाद कांग्रेस का वो दबदबा इस सीट पर नहीं रहा। पूरी जिम्मेदारी दरअसल आपके कंधों पर राहुल गांधी ने सौंपी है। आज पहुंचे भी हैं, आपके साथ मंच भी साझा किया और आपके हाथ मजबूत दरअसल उन्होंने किए हैं। अब आपके दरअसल ये जिम्मेदारी कि उनके हाथ आपको मजबूत करना है। पूरा मामला जो है अब आपके जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। मैं उनके नैरेटिव पे जाने वाला हूं नहीं, मैं उनको अपनी पिच पे लेके आता हूं। उनके पास कौन सा नैरेटिव होता है? कोई इशू तो है नहीं उनका। इलेक्शन में वोट मांगने का मुद्दा होता है ना, वो तो सिर्फ नफरत की बात करते। अब यहाँ का जो नौजवान है ना, बिहार का, पूरे बिहार का नौजवान, बिहार शरीफ में भी हम वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखा था यंगस्टर्स को, वो जो बैरियर है ना उसको तोड़ दिया अब यंगस्टर्स ने, वो जो कास्ट और रिलीजन का। अब ये सच में बात कर रहे हैं एजुकेशन की, अब ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, ये बात कर रहे हैं पलायन को रोकने की, ये बात कर रहे हैं कि बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारे लिए भी, हमारी भी जिंदगी को जीने के लिए बेहतर सुविधा हो। कि अब ये जो जेंजी वाले लोग हैं ना, अब उनको पता चल गया है कि संविधान में मुझे अधिकार है और हमारे टैक्स के पैसे से ही सत्ता चलती है। पहले लोगों को नहीं पता था। तो ये परिवर्तन, मुझे लगता है, मुझे इस बात का यकीन है कि बिहार शरीफ विधानसभा की जनता तो मन बना चुकी है और यंगस्टर्स खासकर मन बना चुके हैं। समाज के हर वर्ग के, गरीब तबके के लोग मेरे साथ हैं। इतना प्रेम, स्नेह और मोहब्बत मुझे मिल रहा है गांव में और हर जगह कि मुझे लगता है परिवर्तन निश्चिंत होगा। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया है इस मुल्क के संविधान में लोगों के अधिकार को बचाने के लिए, तो आज बिहार का नौजवान भी सोच रहा है। और राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन ने जो अनाउंस किया है जिस लीडर के लिए, आदरणीय की तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने जो गठबंधन की सरकार थी, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। तो भरोसा है नौजवानों का। मुझे लगता है कि इस मर्तबा परिवर्तन निश्चिंत होगा बिहार में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बेहतर काम होगा। देखिए, परिवर्तन और बदलाव के बयार के बीच एक नारा दरअसल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां से जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं मियां जी के वोट दरअसल मुझे तो नहीं चाहिए। आपको कितने चाहिए? और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के अलावा आपकी पूरी स्ट्रेटेजी और किन किन लोगों पर निर्भर कर रही है? हमने आपको कहा ना कि हम राहुल के सिपाही हैं। हम समाज के हर वर्ग के बीच में गए। हमने पद यात्रा की है गांव में। मैं अभी तक 100 से ज्यादा गांव जा चुका हूं और हर घर पे गया हूं। मैंने ये नहीं पूछा कि ये किस जाति का घर है, क्योंकि हम उनके इशू पे बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी के जो
जो विजन है इस बिहार के लिए, इंडिया गठबंधन का जो विजन है और जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में उनको बताते हैं कि तुम्हारे जिंदगी को जीने का लक्ष्य क्या है, तुम क्यों भीड़ का पार्ट बन रहे हो। जब नौजवानों से इस तरह का इंटरेक्शन होता है कि तुमको जिंदगी में क्या चाहिए, जिंदगी में यही चाहिए कि जब पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए तो बेहतर एजुकेशन मिले, और जब पढ़ लिख लो तो बेहतर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले, और रोजगार मिले, पैसे कमाओ, समय पे बाप माँ की भी खिदमत करो, यही तो जीवन है ना। भीड़ का पार्ट क्यों बन रहे हो? कोई नेता का बच्चा थोड़ी भीड़ का पार्ट बनता है। तुमको उन्माद में फंसा के तुम्हारा जो अधिकार है संविधान में उसका हनन किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया ना, ये जो नौजवान हैं जिनको आप जेनजी कहते हैं वो समझ रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है। एक बात बड़ी पसंद आ रही है तेजस्वी यादव जी की उनको। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हमारी उम्र तो कच्ची है मगर हम बात पक्की करते हैं। करके दिखाया है, इसलिए लोगों ने भरोसा किया है। और एक बात और कह रहे हैं भाषण में कि हम CCC से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो यही चीज तो चाहिए, क्राइम कंट्रोल हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। भ्रष्टाचार तो ऐसी चरम सीमा पर है पत्रकार महोदय इस बिहार में। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पावर का सेंट्रलाइजेशन जो हो गया ना, तो डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो गई। ये एक मुद्दा है। अब पढ़ा लिखा बच्चा सवाल करने लगा है। मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कल मैं एक रहुई में दलित के बस्ती में गया था, पासवान लोगों के, और उन्होंने वो जो देवी मंदिर का स्थान होता है वहां उन्होंने मुझे बैठाया। बारिश हो रही थी, मैं वहां 45 मिनट बैठा, और वहां की महिलाओं ने जो मुझसे सवाल किया है तो मुझे लगा कि सच में अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि मन की बात नहीं, जन की बात सुना जाए। विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत चाहूंगा। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है और पलायन का दंश बिहार शरीफ भी कहीं ना कहीं झेल रहा है। उसमें ज्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम तबके की है, जो कि दूर दराज अलग अलग रियासतों में जाते हैं, काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा मास्टर प्लान बनाया, वो जो प्रण जो जारी किया उसमें हमने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन पर्सनली आपके पास क्या ऐसे हरबे हैं, तरीके हैं जिनसे इन तमाम चीजों पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये आपका डेडिकेशन होना चाहिए और विजन होना चाहिए। आप एक विधायक अगर हो तो सबसे पहले जो अधिनियम है ना उसको पढ़ लो कि आपको अधिकार क्या क्या मिला है। कितने सारे विधायक है जिनको पता है कि मुझे अधिकार क्या है। अब आप हमको बताएं, हम आपको बताएं आपका लक्ष्य क्या है। हम ये कहते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ का फंड मिला, मगर उसका ऑडिट तो हो। स्मार्ट दिखता है बिहार शरीफ आपको? ट्रैफिक की समस्या है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस रोड पर अगर आप गए हो कहीं जाना तो 1 घंटे जाम में फंस जाएंगे। उसके बाद यहाँ के अस्पताल की स्थिति ऐसी है, नर्क है। यहाँ एक बड़ा चर्चित अस्पताल हुआ करता था और अभी भी है नाम का, जो बीड़ी जो कारीगर होते हैं उनके लिए स्पेशल एक अस्पताल था पहले कांग्रेस के जमाने से, और अस्पताल बड़ा मेंटेन रहा करता था। आपको मैं कहता हूं ना पत्रकार महोदय, कल यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लीजिएगा। आप अगर अच्छे खासे होकर अंदर जाइएगा तो बीमार होकर वापस आइएगा। ये उपलब्धि है 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार की। नीतीश कुमार, मैं हमेशा बोलता हूं, पटना में बहुत सारे लोग नहीं उत्साहित होते, अति उत्साहित होते हैं। अरे मेरिन ड्राइव बना दिया। अरे भैया, बिहार देहात में रहता है, कितने लोग अफोर्ड करते हैं पटना जाके मेरिन ड्राइव पर घूमने के लिए? तो देहात का कंडीशन क्या है उसके बारे में सोचो ना। जहां मेजॉरिटी रहती है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उमेर खान जी विधायक अगर होते हैं तो क्या अस्पताल बन जाएगा नया, क्या फ्लाईओवर की तामीर होगी, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर बात करें तो क्या क्या आएगा? हम तो अपने नेता के विजन को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। मेरी ये ख्वाहिश ये है कि ये जो लोग हैं बोलते हैं ना कि इंग्लिश से नफरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, हमारा एक अपना विजन है। अगर हम विधायक बने और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, और मेरे गठबंधन भी यही चाहता है कि हर प्रखंड में एक टॉप क्लास का सरकारी स्कूल खुले, प्योर इंग्लिश मीडियम हो, और वहाँ हर तरह की एमिनिटीज हो, सुविधाएं हो, कि गरीब परिवार का बच्चा भी वहाँ बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके। ये मेरा एक अपना पहला वो है। दूसरा, बिल्कुल दूसरा एक ये है, हम चाहते हैं कि एक बेहतर इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए बिहार शरीफ ऐसी जगह पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी हो जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे होती है? इन्वायरमेंट से होती है। अब बंद रूम में बहुत कम लोग अकेले पढ़ के कोई कंपटीशन क्रैक करते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं
तो कभी फ्री टाइम में चाय पर अगर चर्चा हो रही है तो अक्रॉस द टेबल बैठ के अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जिससे क्लैरिटी होती है। तो उस तरह का विजन है नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पत्रकार जी कि मुझे लगता है कि कोटा में जो बिहार के किसान, गरीब किसान के बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कर्ज लेके लोग अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। कोटा में पढ़ाने वाले मैक्सिमम बिहारी हैं। वजह क्या है कि बिहार के लोग बिहार में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैसेज दे रहे हैं ऑटोक्रेसी का, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, एक क्रोनिक कैपिटलिज्म हो गया। अब आप बताइए, हमारा मुल्क नंबर 1 पे है अभी किस चीज में पता है? पूरी दुनिया में भारत ने सबसे ज्यादा कर्ज ले रखा है, नंबर 1 पे कर्ज लेने में, और संपत्ति भी बेच दिया, कर्ज भी लिया, और भारत की जो संपत्ति है, भारतीय जो पब्लिक की संपत्ति होती है, उसको बेच दिया। तो ये मुद्दा है कि भारत पे कर्ज बढ़ रहा है और एक उद्योगपति अडानी की संपत्ति हजारों करोड़ क्यों बढ़ रही है। ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे नुकसान हो रहा है पूरे मुल्क को। ये मुद्दा दरअसल नूरसराय में रैली के दौरान राहुल गांधी ने भी जोर शोर से उठाया। अडानी और अंबानी का नाम लेकर तमाम जो हालात रहे उन हालातों से भी अवगत कराया गया। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल अगर मैं नहीं पूछूंगा तो शायद व्यूअर समझेंगे कि मैं बायस पत्रकार हूं। फ्रेंडली फाइट वाली सीट है, पूरे देश को पता है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, आपके साथ मंच शेयर करते हैं, राहुल गांधी जो आते हैं आपको मंच पर बुलाते हैं, तो वो फ्रेंडली फाइट क्या अब एक तरफा हो गई है? कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, वीआईपी है, सीपीआई एमएल है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, और आईपी गुप्ता जी की पार्टी। इतने सारे लोगों की पार्टी से इंडिया गठबंधन बना। तो एक अकेली पार्टी सीपीआई अकेले घूम रही है। बाकी सारी पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष हैं वो ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के उमैर खान साहब हैं। उसका पॉलिटिकल समीकरण भी होता है, बहुत सारी चीज होती है, लोगों ने विचार किया। अब सीपीआई के साहब घूम रहे हैं, गठबंधन के कोई पार्टी के कोई लीडर उनके साथ नहीं है, तो ये फ्रेंडली फाइट तो नहीं कहा जा सकता, मगर अब उनको विचार जरूर करना चाहिए कि उनके इस वजह से अगर नुकसान होगा तो बिहार की जनता का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर खान साहब इस वक्त हमारे साथ चर्चा में थे। प्रोग्राम विधायक जो हमारे आप देख रहे थे, और विधायक कैसे होने चाहिए जो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा, अपना घर, अपना आवास, इसके अलावा पूरे देश की जानकारी भी हो। तो ये क्वालिटी तो हमें जाहिर तौर पर नजर आई भी है। और दरअसल इनके जो ख्वाब हैं 5 साल को लेकर, जो विजन इन्होंने रखा है, पलायन की समस्या को किस तरह से पाटना है, ट्रैफिक पर किस तरह से काबू पाना है, और खास तौर पर जेनजी लफ्ज का जो इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं खुद तो बाकायदा इंप्रेस हूं इस वर्ड से। जेनजी की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मेरी दरअसल आप लोगों से खास तौर पर यह अपील है, 5 साल बाद वोट देने का इस्तेमाल आपको मिलता है, जो सिर्फ 5 साल नहीं, आपके बच्चों का पूरा मुस्तकबिल यानी कि पूरा फ्यूचर संवारने का काम भी करता है। तो हक राय दही का इस्तेमाल यानी मताधिकार का जो प्रयोग है वो सोच समझकर सही जगह पर करना है। देखते रहिए मुंसिफ टीवी और प्रोग्राम खास विधायक जी हमारे।